कमरे में दोपहर की मध्यम रोशनी छन कर खिड़की के पर्दों से अंदर आ रही थी। दीवार के कोने में रंगों के डब्बे, पेंसिलें और आधी बनी तस्वीरें बिखरी पड़ी थी। जमीन पर इराह दुपट्टे कंधे से सरकाए टांगे मोड़ कर बैठी थी। देखने में वो बिला की हसीन थी। मुदात ना सिर्फ वजूद की माली खूबसूरत रंग का रूप, उसे देखकर किसी शहजादी का गुमान होता था। खुदा ने उसे फुर्सत से बनाया था। उसकी उंगलियों में नीला रंग लगा हुआ था और उसे सामने रखी कॉपी में किसी चेहरे की आंखें बनाते वो पूरी तरह से अपनी दुनिया में गुम थी। ये उसका सबसे पसंदीदा मशगला था। चंद लम्हे बाद बाहर से दरवाज़ा ज़ोर से खुला और ज़ोरदार कदमों की चाप के साथ एक लड़की अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। वो उसे देखते हुए बोली, इरा, आज तो तुम मुझे बता दो, मैं पागल हूँ या तुम खुद पागल हो? तुम करना क्या चाह रही हो? आज मुझे तफसील से बता दो, मैं थक गई हूँ तुम्हारी इन बेवकूफ़ाना हरकतों को संभाल संभाल के। इरा ने चौंक कर सर उठाया। हाथ खुद ब खुद रुक गया। क्या हुआ बाजी? आप यूँ दरवाजे को धक्का देकर क्यों आई हैं? मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था कि जब किसी लड़की के कमरे में जाते हैं तो हमेशा दरवाज़ा खटखटाया जाता है, लेकिन आप मेरी बात सुनती ही नहीं है। और मजीद कुछ कहती उससे पहले शान से सख्त तहजीन बोली, इरहा चुप, एक लफ्ज़ नहीं। मैं यहाँ तुम्हारी फजूल बातें बर्दाश्त करने के लिए नहीं आई हूँ। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम्हें शर्म आती है या नहीं? तुमने दादी से झूठ क्यों बोला? सच सच बताना। आज तुम्हारी इस खराफाती दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? एक तरफ तुम्हें आलम लशारी पसंद नहीं है और दूसरी तरफ तुम उनके पीछे लगी रहती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे तुम तसल्ली दे दो। इरा की आंखें हैरत से भर गई। झूठ? मैंने क्या कहा बाजी? आप बिला वजह मुझ पर हमेशा गुस्सा करती हैं। कभी भी मुझसे प्यार से बात नहीं करती, हमेशा डांटती रहती है। इरहा ये नहीं करो, इरहा ये क्यों कर दिया, इरहा इतना मत खाओ, इरहा यहाँ मत खड़ी हो। हर वक्त मेरी क्लास लगाए रखती है। और मजीद कुछ कहती उससे पहले ही शान से एकदम आगे बढ़ी और उसकी जान देखते हुए बोली, बहुत खूब। और तुम जैसे मेरी हर बात पर अमल करती हो ना, मेरी हर बात को हरफे आखिर मान लेती हो ना। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुमने आलम लशारे की शादी वाली बात दादी से क्यों बोली, और वो भी झूठ? तुम्हें किसने कहा कि वो शहर में शादी कर चुके हैं? तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? दादी के सामने ऐसी बात बोलने की आखिर जरूरत क्या थी? अगर तुम्हें उनकी क्लास लगवानी ही थी तो कोई भी झूठ बोल सकती थी, लेकिन इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? इरहा ने निचला लब दांतों तले दबाते मुस्कुराहट दबाई। अरे छोड़े ना बाजी, आप तो बात का पतंगर ही बना देती हैं। मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये ड्राइंग कैसी लग रही है? उसने रंगों से भरी कॉपी आगे बढ़ाई। शानजे ने कॉपी की तरफ देखे बगैर तेज लहजे में कहा, ड्राइंग तुम्हें उस वक्त याद आ रही है? दाजी ने अभी अभी आलम निशारी को फोन मिला है और तुम्हारे इस झूठ पर उन्हें बातें सुनाने लगे हैं। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया? तुम जानते नहीं हो आलिम नशारी को। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो बिला वजह तुम्हारी शामत आ जाएगी, और फिर ना मैं तुम्हें बचा पाऊंगी और ना ही दादी। तुम अच्छी तरह जानती हो दादी इन मामलात में कितने सख्त है, मगर इसके बावजूद ये बचपना, बिला वजह तुम मुझे परेशान कर रही हो लड़की। इराह के हाथ से कलम गिर गया। क्या? दादी ने वॉकी कॉल की है? हाँ, और वो बहुत गुस्से में है। तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं होता, बस रंगों में गुम रहना, यही तुम्हारा काम है। अब फौरी उनके पास जाकर कहो कि तुम मजाक कर रही थी। अपना झूठ खुद एतराफ कर लोगी तो तुम्हारी बचत हो जाएगी। अगर तुमने ढिठाई का मुजाहरा किया तो दाजी भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। इरहा ने नजरें झुका ली। अगर दादी गुस्से में तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? अभी गई तो वो और डांटेंगे, और आपको पता है उनकी डांट पर मेरा दिल बहुत दुखाती है। शानजे ने तलखी से इनकार पड़ा। तो तुम चाहती हो ये सब यूं ही चलता रहे? कल को आलम निशारी नाराज होंगे तो दादी किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? तुम्हें जरा एहसास है तुम बिला वजह अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो? ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है। इरा ने हाथों में रखी पेंसिल आहिस्ता से रखी। मुझे तो सिर्फ मजाक करना था। अब मुझे क्या पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। एक तो दादी भी हर बात को सर पर सवार कर लेते हैं, हालांकि उन्हें पता है कि मैं मजाक करती हूँ, मगर उसके बावजूद उन्हें आलम निशारी को फोन करना था। पता नहीं क्या बोल रहे होंगे, मुझे मालूम है उन्होंने बहुत सुनाया होगा। वो मजीद कुछ कहती उससे पहले शान से इसकी बात काट कर बोली, यही तो तुम्हारी आदत है, कभी सोचती ही नहीं, बस बोल देती हो। सब तुम्हारी नादान मजाकों से तंग आ चुके हैं, और इस बार तुमने बहुत ही घटिया मजाक किया है। ये मजाक नहीं था, ये इल्जाम था, और ये कोई मामूली बात नहीं है। वो शहर में सिर्फ और सिर्फ हम सबके भरोसे पर गए हैं,
अगर हम पीठ पीछे ऐसी बातें फैलाएंगे तो इनकी इमेज कितनी खराब होगी, तुमने कभी ये सोचा है? कमरे में खामोशी छा गई। बाहर से पिंडों की चहचहाहट और दीवार के पंखे की मध्यम घूं घूं की आवाज गूंज रही थी। इरहा ने रंगों से बड़ी उंगलियां कपड़ों पर रख ली थी, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो। भाजी प्लीज अभी मुझे तंग मत करें, मुझे वैसे ही बहुत टेंशन हो रही है। अगर कुछ बिगड़ गया तो होने दे, शायद सब खुद ठीक हो जाए, लेकिन प्लीज ऐसी बातें मत करें। मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा है, मुझे वाकई अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। शांति ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। खुद ठीक हो जाएगा तुम्हें लगता है? रिश्ते ऐसे चलते हैं? अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने गलत किया है और तुम गलती का तुम्हें एहसास हो रहा है तो अपनी गलती का एतराफ कर लो। इरहा ने सर झुका लिया। मुझे बस थोड़ा सा सुकून चाहिए, बस इतना। मैं बाद में जाकर बात कर लूंगी, अभी फिलहाल मुझ में हिम्मत नहीं है दादी का सामना करने की। शांति ने चंद में उसे देखा, जैसे गुस्से और अफसोस के बीच कहीं अटक गई हो। फिर धीरे से बोली, इरहा, जिंदगी कोई ड्राइंग नहीं है, गलती मिटाओ और नया रंग भर दो। कुछ बातें हमेशा के लिए निशान छूट जाते हैं और ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं दोबारा अपनी बात दोहरा रही हूँ, ये कहकर वो मुड़ी और दोबारा दरवाजा जोर से बंद करके चली गई। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई। इरहा के सामने रखी ड्राइंग में वही अधूरा चेहरा था। आंखें बनी थी मगर अभी खाली थी, जैसे बोलने से डर रही हूँ। हवेली के पुराने मगर वक़ार भरे कमरे में खामोशी किसी दबाव की तरह फैली थी। ऊंची छतों पर अवीजा फानूस की मध्यम रोशनी सोफे के गहरे रंगों पर पड़ रही थी। दीवारों पर चार खानदानी तस्वीरें कतार दर कतार अवीजा थी। बुजुर्गों के संजीदा चेहरे, घोड़ों पर सवार नौजवान और एक तस्वीर दाजी समी उल्ला की, जवानी के दिनों की, जिसमें उनकी आंखों में वही गहरा वक़ार था जो आज भी उनकी शख्सियत का खासा था। समी साहब खुद कुर्सी पर पुश्त सीधी के बैठे थे। हाथ में तक तस्बीह थी मगर दाने कुछ देर से रुके हुए थे। पेशानी पर गहरी लकीरें और सांसों में एक बेकरारी। चंद में बाद दरवाजा धीरे से खुला और अंदर उनका बेटा जमान दाखिल हुआ। सफेद शलवार कमीज में चेहरे पर मगर निगाहों में अपने बाप का अदब भी कहीं बाकी था। अंदर आते बुलंद आवाज में बोले, अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम, समी साहब ने खुश लहजे में जवाब दिया। फिर कुर्सी से हल्का सा आगे झुककर बोले, ये क्या तमाशा चल रहा है जमान? तुम्हारा बेटा आखिर क्या कर रहा है? मैंने इसलिए उसे हवेली से जाने की इजाजत दी थी कि वो शहर जाकर ऐसा चांद चढ़ाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे असूलों की नाफरमानी करने की? आज तक किसी ने ऐसी बगावत नहीं की। अगर उसे कोई औरत पसंद थी तो वो हमसे कहता। हम पहले उसके खानदान को देखते परखते उसके बाद फैसला लेते। ऐसे कैसे वो अपने बलबूते पर शादी कर सकता है? जमान साहब के कदम रुके। क्या मतलब बाबा जान? उन्हें हैरानी हुई। आधी अधूरी बात उन्हें मुलाजिम के जरिए ही मालूम हुई थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आलम निशारी शादी कर चुका है। क्या मतलब? समी साहब की आवाज़ गूंजी। क्या उसे मालूम नहीं कि हमारे खानदान में शादियां हमारी पसंद से होती हैं? ये कौन सा नया तरीका निकाला है उसने कि किसी अजनबी लड़की को उठाकर हमारे खानदान की बहू बना दे और उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत भी करते? क्या वो नहीं जानता हम उसके लिए क्या सोच कर बैठे हैं? जमान के चेहरे पर खून दौड़ गया। क्या शादी? किसने कह दिया कि उसने शादी कर ली है? इरहा ने। समीर साहब बोले, उसने खुद अपने कानों से बात सुनी और अब तो पूरे घर में बात भी फैल गई है। लोग सवाल कर रहे हैं। जमान खान की इज्जत मजाक बन के रह गई है। कुछ ही देर में खानदान भर से फोन आने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे बेटे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जमान साहब ने मुट्ठियां बींच ली। बाबा जान, अगर वाकई ऐसा कुछ है तो यकीन माने मैं खुद उससे हिसाब लूंगा। उसने जेब से फोन निकाला, नंबर मिलाया और बोला, आप अभी के अभी उससे बात करें, मैं कॉल आपको बता देता हूँ। फोन स्पीकर पर लगाकर उन्होंने दाजी के सामने रखा। उनका दिमाग बुरी तरह से खराब हो गया था। वो हर शय बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन इस बात की इजाज़त किसी को नहीं थी कि खानदान की इजाज़त के बगैर एक नई जिंदगी को खानदान के साथ जोड़ा जाए। कॉल लगते ही मोबाइल दादी की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये लीजिए बात करें और अच्छी तरह उसकी क्लास लगाना। मेरी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है, आप बिल्कुल रायत नहीं करना। उन्होंने सर को हल्की सी झंपिश दी। चंदों बाद दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होने की आवाज़ आई। अस्सलाम वालेकुम। आलम बिशारी की आवाज़ आते ही समी साहब गरजे, ये क्या तमाशा लगाया हुआ तुमने? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें खानदान की रवायत की पासदारी का कोई एहसास नहीं है? हमने तुम्हें इसीलिए शहर जाने की इजाज़त दी थी कि तुम हमारी पीठ में छुरा घोंप दो।
दूसरी तरफ से खामोशी के बाद हल्की तंज़ीह हंसी सुनाई थी। अरे दाजी, ये क्या बात हुई? ना सलाम ना दुआ, बस फ़ोन उठाती डांट शुरू। आखिर मुझ नाचीज़ से ऐसी कौन सी खता हो गई जो मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया और आप इसकी मिसाल एक खंजर से दे रहे हैं? वो मजीद कुछ कहता, उससे पहले ही समीर साहब सख्त आवाज़ में बोले, सलाम बाद में, जवाब पहले दो। शहर हमने तुम्हें इस काम के लिए भेजा था कि तुम अपनी तलीम और कारोबार संभालो, ना कि किसी से चोरी छुपे शादी कर लो। तुमने हमें समझ क्यों रखा है कि हम कोई राह चलते इंसान हैं कि जो कुछ दिन बाद तुम एक औरत को हमारे सामने खड़ी कर दोगे और उसका तारुफ अपनी बीवी के तौर पर करवाओगे और हम इसे कबूल कर लेंगे? ये हवेली है मियाँ, यहाँ के कुछ असूल है, इस बात का एहसास है तुम्हें? आलिम लिशारी के लहजे में गुस्सा भर आया था। किसने कहा आपसे कि मैंने शादी कर ली? उसका तो दिमाग ही खराब हो गया था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो लोग इस बात के लिए फ़ोन करेंगे। समीर साहब बेख्तियार बोले, तो तुम इनकार कर रहे हो, यानी तुमने शादी नहीं की? मुझे सच सुनना है। आलिम, मेरी तरफ से तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूँ ये बात झूठ है, लेकिन पहले ये बताएं ये खबर पहुंची कहाँ से है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, इसलिए आप मुझे ये पहले बताएं कि आपको किसने बोला कि मैंने शादी की है, वो भी आपकी इजाज़त के बगैर? जमान साहिब ने दरमियान में ही कहा, ये सब इरहा की बात है। उसने कहा कि इसने खुद तुम्हें किसी लड़की के बारे में बात करते सुना है। अब तुम ही बताओ क्या सच है? और वैसे भी पिछली बार जब तुम हवेली आए थे, हम तुम्हें मुसलसल मोबाइल पर देख रहे थे। आखिर क्या माजरा है? देखो, हम तुम्हें इस गलती के लिए माफ़ नहीं करेंगे। तुम्हारी माँ भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। हमने तुम्हारे लिए बहुत अरमान सजाए हुए हैं। तुम ऐसे किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकते। आलिम निशारी के लहजे में गुस्सा भर आया था। इफ़ा, वो छोटी, उसे तो मैं अभी कल ही सीधा करूंगा। आखिर उसने समझ क्या रखा है? उसका दिमाग बहुत चलने लगा है। इसका तो दिमाग मैं दुरुस्त करूंगा। बात सुनो आलिम, समीर साहब ने गुस्से में कहा, जुबान संभाल कर बात करो। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि आज शाम तक तुम हवेली पहुंचो। अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया तो तुम्हें खुद अपने बुजुर्गों के सामने जवाब देना होगा। मैं तुम्हें इस गलती के लिए माफ़ नहीं करूंगा। और ख़बरदार, मेरी गुड़िया के बारे में तुमने एक लफ्ज़ भी कहा, मुझे अभी भी तुम पर शक है। तुम आओगे तभी बात होगी। आलिम निशानी ने तलखी से कहा, ठीक है दादी, शाम तक पहुंच जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखें, मैं सबके सामने बात साफ करूंगा। अगर ये बात झूठ निकली तो मैं किसी को माफ़ नहीं करूंगा, खासकर आपकी वो गुड़िया को तो बिल्कुल नहीं। उसका दिमाग में खुद ही चलने लगा है ना। अगर मैंने उसका दिमाग दुरुस्त नहीं किया तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। बस अब बहुत हो चुका। हर दफ़ा मैं उसे माफ़ करता हूँ, नादान समझ कर छोड़ देता हूँ, लेकिन अब नहीं। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। कमरे में सिर्फ तस्बीह के दानों की हल्की सी टक-टक बाकी रह गई। समीर साहब ने भारी सांस ली। जमान, मैंने ये नहीं सोचा था कि खानदार के अंदर ही इख्तलाफ फैल गया है। जमान साहब आहिस्ता से बोले, पापा जी फिक्र न करें, शाम तक सब वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन उनके लहजे में यकीन कम, अंदेशा ज़्यादा था। कमरे की फिजा फिर खामोश हो गई और बगीचे में किसी परिंदे के फिर फड़फड़ाने की आवाज़ गूंजी, जैसे तूफान से पहले की आखिरी हवा। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। शाम के 5 बज रहे थे। ढलान के उस पार हवेली के पुराने दरवाजे के सामने इरहा चाय की ट्रे दोनों हाथों में संभाले खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली, जैसे हिम्मत जमा कर रही हो। दिल में एक ही सवाल चक्कर काट रहा था, क्या दाजी ने आलम निशारी को डांटा होगा, या अभी तक वो सोच रहे होंगे? लेकिन वो जानती ही नहीं थी कि उसकी एक मासूम सी गलती उसकी ज़िंदगी को किस मोड़ पर ले जाने वाली थी। कुछ लम्हे उसने वही खोड़े खड़े होकर खुद को संभाला और फिर हिम्मत करके उसने लड़ते हाथों से ट्रे थामी और आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से भारी मगर मानूस आवाज आई, आ जाओ इरहा। समीर साहिब उसकी आहट से उसे पहचान लेते थे। उसका दरवाज़ा बजाने का अंदाज उन्हें बखूबी मालूम था। वो धीरे से अंदर दाखिल हुई। कमरा हस्बे मामूल वक़ार से भरा था। सोफे पर पुश्त लगाए समीर साहिब बैठे थे। उनके चेहरे पर वही रो, मगर आज थकन भी साफ झलक रही थी। इरहा ने नजरें झुकाई, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम दादी। उसके हर अंदाज में बेचैनी झलक रही थी। वो जब भी आती थी शोर शराबा करते हुए दाखिल होती थी, लेकिन आज उनके सामने जाते उसे खौफ आ रहा था। उसने आज से पहले भी कई बार झूठ बोले थे, मजाक नहीं, लेकिन उसने काफ़ी तंग किया था। लेकिन आज पहली बार वो झूठ का एतराफ़ करने आई थी, इसलिए उसके हाथ पाँव काफ़ी काँप रहे थे।
जबकि दूसरी जानिब वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, वालेकुम अस्सलाम, इधर क्यों खड़ी हो? आओ बेटा, क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? किसी ने डांटा है मेरी जान को? वो हमेशा ही उनके साथ साथ ही रही थी, इसलिए पोते पोते में सबसे ऊंचा मुकाम उसी का था। वो मुस्कुराती हुई उनके करीब आई और एहतियात से ट्रे मेज पर रखते उनके पहलू में बैठ गई। कैसे हैं आप दादी? आपने दवाई ली थी और दोपहर का खाना खा लिया? दरअसल मैं ड्राइंग बनाने में मशगूल हो गई थी, इसलिए खाने का ध्यान ही नहीं रहा। आपने खा लिया है ना? वो हंस दिए। अरे, अभी सुबह ही तो तुमने पूछा था, अब फिर क्यों पूछ रही हो? और दोपहर का खाना मुझे शान से नहीं दिया था, उसने बताया नहीं तुम्हें? उसकी बात सुनकर शरारत से बोली, बस ऐसे ही आप सुबह इतने अच्छे लग रहे थे तो सोचा दोबारा पूछ लो। शानज़ बची अपने काम में मशगूल हो गई ना, इसलिए वो कमरे की तरफ नहीं आई थी। उन्होंने नहीं बताया। समीर साहब ने चाय की प्याली उठाई, हल्का सा घूंट लिया, फिर बोले, आज चाय में चीनी है। उन्हें खुशगवार हैरत हुई और हैरान की भरे लहजे में मजीद बोले, तुम तो हमेशा कहती हो कि मुझे चीनी की चाय नहीं पीनी और ज़बरदस्ती मुझे अब फीकी चाय देती हो। आज ये मेहरबानी कैसे हो गई? उन्हें वाकई हैरानी हुई थी। फिर आंख दबा कर कहा, जी दादी, आज बस दिल किया तो डाल दिया। मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन आप सुबह इतने अच्छे लग रहे थे कि सोचा थोड़ी सी मिठास इनके लिए भी डाल दूं। वो मुस्कुरा दिए। हाँ बेटा, तुम कोई बात घुमा रही हो, सीधी तरह बताओ क्या बात है? वो भी इसके दादी थे, बचपन से उसे पाल कर बड़ा किया था। उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद दादी ही उसके अम्मी बाबा दोनों थे। भला कैसे उसकी घुमाई हुई बातों को समझ ना पाते? उसे फौरी नजरें झुका दी। चंद में खामोशी रही, फिर आहिस्ता से बोली, बाजी ने आपको कुछ बताया होगा ना? दादी, वो दरअसल मुझसे गलती हो गई है। उनके हाथ रुक गए। कैसी गलती? उन्हें ताज्जुब हुआ। आज से पहले अगर उससे कोई गलती हुई भी थी तो वो हमेशा अपनी गलती दूसरों के ऊपर डाल दिया करती थी। उनके लाड प्यार ने उसे काफी बिगाड़ दिया था, लेकिन बदतमीज नहीं बनाया था, इसलिए वो उसकी छोटी बड़ी गलतियां माफ कर दिया करते थे। इरहा के लब कांपे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बात किस तरह शुरू करे। खौफ के मारे उसके हाथ पांव बुरी तरह से कांपने लगे थे। वो उनकी जानिब देखते नम लहजे में बोली, मैंने आपसे झूठ बोला था। आलिम लशारी की शादी नहीं हुई। मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था दादी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा घटिया मजाक कभी नहीं करूँगी। शानज़ी बाजी भी बहुत गुस्सा हुई हैं। मैं वादा करती हूँ आइंदा अपनी हदूद में रहूँगी। वो लम्हा भर चुप रहे, फिर आहिस्तगी से बोले, तो तुम कहना चाहती हो कि हमने बिला वजह उसे डांटा? आप हद करती हैं। रहा आपको किसने बोला ऐसा मजाक करने के लिए? आप जानती हैं हम इन बातों को लेकर कितना ज़्यादा हसास रहते हैं। आपने ऐसे कैसे हमसे झूठ बोला? उसने सर झुकाकर सर हिलाया। जी दादी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आइंदा से कभी नहीं करूँगी। मेरा इरादा सिर्फ छेड़ने का था। मैंने नहीं सोचा था आप इतना नाराज़ हो जाएंगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूँगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी गलती का इतराफ़ किस तरह करे। समी साहब सीधे होकर बैठ गए। उनकी पेशानी पर अब पल आ गए थे। इरहा, तुम जानती हो हमने तुम्हें हमेशा सच बोलना सिखाया। ये मजाक नहीं, ये खानदान की इज्जत का मामला है। तुम्हारे एक जुमले ने पूरे घर में हलचल मचा दी थी। इरहा के आंसू रुक न सके। उसने फौरन अपने कान पकड़ लिए। सॉरी दादी, मैं सच में गलती कर बैठी हूँ। आप बस एक बार माफ कर दें। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा सच सोच समझ कर बोलूंगी। वो चंद में उसे देखते रहे। एक तरफ उनका गुस्सा, दूसरी तरफ उसकी नदामत, फिर उनके चेहरे पर नरमी उतर आई। उसके मामले में हद से ज्यादा नरम थे। अच्छा बस छोड़ो, लेकिन याद रखो, शरारत में भी हदूद होती है। तुम्हारी बात का वजन तुमसे कहीं बढ़कर होता है। इरहा ने आहिस्ते से सर हिलाया। जी दादी, आपको भी ऐसा नहीं होगा। वो हंस दिए। चलो अब ये रोना धोना बंद करो। देखो चाय ठंडी हो गई है। अगली बार जब लाओ तो चीनी डाल कर लाना। वो मुस्कुराती हुई बोली, ठीक है दादी, लेकिन वादा करें नाराज नहीं है ना आप मुझसे? उन्होंने प्याली उठाते हुए कहा, नहीं बेटा, नाराज नहीं हूँ। बस दिल चाहता है कि तुम सब अपनी बातों में जरा ठहराव ले आओ। अब बड़े हो रहे हो ना। वो हल्का सा झुककर उनके हाथ चलती। अब तो चाय में चीनी से ज्यादा मिठास आ गई है दादी। समीर साहब ने हंसते हुए तस्बीह का एक दाना आगे बढ़ाया। कमरे में अब ना गुस्सा था ना खपकी, बस एक सुकून की लहर थी जो माजी की तलखियों को आहिस्ता आहिस्ता धो रही थी।
लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ घंटों बाद हवेली में कैसा तूफान आने वाला है। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है और न कभी थम पाएगी। रात के 10 बज रहे थे। हवेली के बाहर हर तरफ सुनाटा था। बस सहन में घने दरख्तों के दरमियान कभी कभार हवा के झोंकों से पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। दूर कहकशां में बिखरे सितारे जैसे खामोशी से जमीन को तकते हों। मेन गेट के बाहर गाड़ी रुकी। हेडलाइट्स की रोशनी पुरानी दरख्तों के साए चीरती है। आलिम नशारी ने गाड़ी बंद की, गहरी सांस ली और भारी कदमों से हवेली की तरफ बढ़ गया। मुलाजमीन ने उसे देखते ही झुक कर सलाम किया, मगर वो किसी को भी देखे बगैर सीधा दादी के कमरे की तरफ बढ़ा। उसका दिमाग इतना खराब था कि हर मीटिंग वो कैंसिल करके हवेली आया था। 4 घंटे की मुसलसल ड्राइव के बाद उसके चेहरे पर थकन साफ दिखाई दे रही थी, मगर आंखों में इस्तफार अभी भी ताज़ा था। आंगन से गुजरते उसका दिल अजीब कैफियत में मुब्तला था। दासी के कमरे में रोशनी जल रही थी। वो सीधा वहीं गया और दरवाज़ा हल्का सा खुला था। उसने आहिस्ते से दरवाज़ा खोला। समी साहब सोफे पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। चेहरे पर थकन मगर मुस्कुराहट बरकरार थी। आलम बिशारी ने कदम अंदर रखी और आहिस्तगी से बोले, अस्सलाम वालेकुम दादी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अंदर आ जाऊँ। ये आदत उसकी बचपन से थी। कमरे में दाखिल होने से पहले वो हमेशा हर शख्स से इजाज़त तलब करता। उसकी आवाज़ पर वो चौंके। उसे देखकर उनका चेहरा खिल उठा। वो नरम मुस्कुराहट के बाद साथ बोले, वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा, वहाँ क्यों खड़े हो, आकर दादी के सीने से लगो। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वरना तो तुम जानते हो अब तक मैं सो जाता हूँ। आलम निशारी करीब आकर सर झुकाकर उनके गले से लगा। वो तो ये गुमान कर रहा था कि कमरे में जाते ही उसे झाड़ मिलेगी, मगर यहाँ तो सीने से लगाया जा रहा था। थोड़ा थोड़ा उसे समझ आ गए थे कि कहानी का रुख तब्दील हो गया है। समीर साहब ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। क्या हाल है बेटा, सफ़र कैसा रहा? उनकी टून सुबह की टून से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आलिम निशारी ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ चुका था कि उनकी लाडली एतराफ़ से जुर्म कर चुकी है, तभी उनके लहजे में इतनी मिठास महसूस हो रही है। वो उनकी जानिब देखते हुए नरमी से बोला, सफ़र तो ठीक रहा है, लेकिन अफरा तफरी में आने की वजह से काफ़ी थकन हो गई है। खैर, अब बताएं तबीयत कैसी है? दवाइयाँ आपने टाइम से ले ली है ना, या फिर पिछली बार की तरह आपने दवाई खाने में डंडी मारी है? लहजा इस बार थोड़ा सख्त नहीं, सख्त था। नहीं नहीं, अब हम डंडी नहीं मारते, तबीयत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि सफ़र आरामदा नहीं था। इतनी अफरा तफरी करने की क्या ज़रूरत थी, आराम से आते। आलिम निशारी ने सोफे के सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, सफ़र तो हद से ज़्यादा टेंशन वाला है। दिमाग में एक ही सवाल कि आखिर आपको यकीन कैसे आ गया कि मैं आपकी इजाज़त के बगैर शादी कर सकता हूँ, और आप इतने आराम से अब बात क्यों कर रहे हैं? मुझे न जाने क्यों कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। यकीनन आपकी लाडली एतराफ़ करके गई होगी कि क्या मैं दुरुस्त बोल रहा हूँ? समीर साहब ने धीरे से तस्बीह मेज़ पर रखी और बोले, हाँ बस उसके मुंह से निकल गया था ना। वो खुद भी अपनी गलती का एतराफ़ कर चुकी है। हमने जल्दबाजी कर दी ना, फ़ोन करके तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। पहले तहकीकात कर लेते, तुम तो जानते हो हमें उसकी बात पर कितना भरोसा करते हैं। वो सिर्फ तुम्हें ही तंग करना चाहती है। लेकिन बस मामला उलट हो गया। आलिम निशारी के लबों पर तलख मुस्कुराहट आई। अच्छा, अगर उसने अपनी गलती मान ली है तो क्या आपने उसे डांटा, उसके कान खींचे, सजा दी? उसके दिल में राहत मिली थी कि कुछ कहे बगैर मामला सुलझ गया, लेकिन एक तरफ गुस्सा हुई उसके नदाने पर। वो बोले, तुम तो जानते हो क्यों कितनी हसास है, ना बाप का साया ना माँ का। ज़रा सी सख्ती करो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिल नहीं माना कुछ कहने को, मगर मैंने उसे बहुत प्यार से समझा दिया कि जो चीज़ डांट टपट कर समझ नहीं आती इंसान को, वो प्यार की ज़ुबान से समझ आ जाती है। और एक मासूम लड़की को डांटना मुझे अच्छा नहीं लगता, खासकर उसे। तुम तो जानते हो वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। आलिम निशानी ने हल्का सा तंजिया कहता लगाया, बहुत खूब, आप मुझे ही डांटने के लिए तैयार रहते हैं। गलती उसकी हो या किसी और की, सजा हमेशा मुझे मिलती है। अगर वो आपके जिगर का टुकड़ा है तो क्या मैं जिगर का छिलका हूँ जो आप हमेशा मेरी क्लास लगा देते हैं बगैर तहकीकात किए? समीर साहब मुस्कुराए। बस अब छोड़ो ना ये बातें, तुमसे माफ़ी मांग लेता हूँ, फिर जाकर नाराज़गी ख़त्म करोगे। वो मासूम है, गलती हो जाती है, हम शर्मिंदा है अपने कहे पर। आलिम निशानी ने सर झटक दिया। कोई ज़रूरत नहीं है दादी, माफ़ी किस बात की, बस एक बात सुन लीजिए, मैं फैसला कर चुका हूँ। समीर साहब चौंके। कैसा फैसला? चंद दिन पहले आप मुझसे कह रहे थे ना कि मेरे हाथ से शादी कर लो, तब मैंने कह दिया था कि मुझसे
10 سال چھوٹی ہے، لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ وہ 10 سال چھوٹی ہو کر ایسی باتیں کر سکتی ہے تو اتنی سمجھ بھی تو رکھتی ہوگی نا کہ رشتے کیسے سنبھالے جاتے ہیں۔ سمیع صاحب نے دلچسپی سے اسے دکھا تو پھر عالم نشاری سیدھا ہو کر بولا، میں تیار ہوں، کل ہی میرا نکاح اس سے کروا دیں، پرسوں میں واپس شہر جاؤں گا۔ اور آپ تو جانتے ہیں کاروبار میں چھٹی اجازت نہیں دیتی، اور ویسے بھی مجھے بیوی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، بہتر ہے کہ میں وقت پر شادی کر کے اپنی زندگی کا آغاز کروں۔ کمرے میں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی، تسبیح کے دانے رکے اور پھر سمیع صاحب کے چہرے پر حیرت کے بعد ایک نرم مسکراہٹ ابھری۔ تم مذاق کر رہے ہو عالم؟ تم اتنی آسانی سے کیسی راضی ہو سکتے ہو؟ تم نے تو صاف مجھے منع کر دیا ہے۔ ان کے چہرے پر خوشی پھوٹ رہی تھی۔ نہیں داجی، میں مذاق نہیں کر رہا، میں سنجیدہ ہوں، میں راضی ہوں۔ سمیع صاحب کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی، وہ اٹھے، عالم نشاری کے قریب آئے اور اپنے بازو پھیلا دیے۔ آؤ بیٹا، آؤ گلے لگو، یہ میری دلی خواہش ہے کہ تم دونوں ایک ہو جاؤ۔ میری لاڈلی کو صرف تم ہی سنبھال سکتے ہو۔ اس خاندان میں اگر مجھے کسی پر بھروسہ ہے تو صرف تم ہو عالم۔ تم نہیں جانتے آج تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ عالم نشاری چونک کر کھڑا ہوا اور اگلے لمحے داجی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کے چہرے پر برسوں کی خوشی جھلک رہی تھی۔ عالم نشاری کی نے آنکھوں کو آہستہ سے نیچا، پھر کہہ رہا، داجی کل ہی نکاح ہوگا، کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور میں واپس جاؤں گا نا، تو میری واپسی 2-3 مہینوں بعد پھر ہوگی۔ کمرے میں اب سکون کا ایک عجیب سا احساس پھیل گیا۔ وہ خوشی سے چہک کر بولے، ہاں ہاں، میں ابھی اعلان کر دیتا، کل ہی ساری تیاریاں ہو جائیں گی اور ہم رات تک نکاح کر لیتے ہیں۔ ارہا کی شادی میں دھوم دھام سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم راضی ہو تو میں سادگی سے بھی تیار ہوں۔ بس ولیمہ ہم دھوم دھام سے کریں گے، جیسے تمہیں چھٹی مل جائے۔ جبکہ وہ سر ہلا کر خاموشی سے بیٹھ گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود چمک صاف بتا رہی تھی کہ اس کے دماغ میں کچھ گہرا چل رہا ہے۔ باہر ہوا کا ایک نرم جھونکا آیا، پردے ہلکے سے ہلے، جیسے پرانے مکان میں بھی سکون کی سانس لی ہو۔ ارہا کی کمرے کی کھڑکی کے پار چاندنی آہستہ آہستہ چھن رہی تھی، ہلکی ہوا پردوں کو تھپک رہی تھی اور کمرے میں سراہی کی نرم چھنچناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ارہا بیڈ پر ٹانگیں سمیٹے موبائل میں مشغول تھی، کبھی کسی تصویر پر مسکرا دیتی، کبھی انگلی بھی ہتھیانے میں اسکرین پر پھسل جاتی۔ دروازے پر اچانک دستک ہوئی تو وہ چونکی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، شان سے باجی آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ لیکن باہر سے بھاری آواز آئی، میں آ رہا ہوں، دوپٹہ درست کرو اپنا۔ یہ آواز وہ ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس کے لہجے میں ایسی گرفت تھی کہ رہا کے ہاتھ کانپ کر رہ گئے۔ اسے فوری دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا، جیسے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ دور سے بھی سنا جا سکتا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور عالم نشاری سفید شلوار قمیض میں اندر آیا۔ وہ ایک لمحے کو دروازے پر رکا، جیسے سامنے کے منظر کو یاد میں قید کر لینا چاہتا ہوں۔ پھر خاموشی سے قدم بڑھاتا اس کے قریب آ کر رک گیا، نگاہوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ لیے۔ ارہا کی نظریں نیچے تھی، ہاتھ بے چینی سے دوپٹے کے کونے کو مسل رہے تھے۔ عالم نشاری کے لبوں پر ہلکی تنزیہ مسکرا رکھ بولا، تمہیں تو سلام کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، میں ہی کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ارہا کی آواز کام کی، جی وعلیکم السلام لالا، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ خوف کے مارے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ عالم نشانی نے قدم آگے بڑھائے اور میز کے کنارے رک کر بولے، ہاں چاہیے تو بہت کچھ ہے، مگر وہ سب تمہیں ویڈنگ نائٹ پر ہی بتاؤں گا نا۔ انداز معائنی خیز تھا۔ وہ چونک کر اوپر دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پائی۔ خوف کے مارے اس کے جملے بھی ٹھیک طرح سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ عالم نشانی نے ہنکارا پڑا، پھر نرم مگر زہر بھری آواز میں بولا، مطلب صاف ہے، تمہارا اور میرا کل نکاح ہو رہا ہے اور کل ہی تم رخصت ہو کر میرے گھر شہر جاؤ گی۔ بس اب بہت ہو گیا، تمہاری یہ نادانیاں بے وقوفانہ حرکتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، تمہیں میں اپنے شکنجے میں لے کر ہی سدھاروں گا۔ ارہا کے لبوں سے بمشکل نکلا، کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تمہیں یقین نہیں آتا؟ وہ قریب آیا، نگاہوں میں چمک تھی۔ بہت شوق تھا نا داجی سے جھوٹ بولنے کا کہ میری شادی شہر میں ہو چکی ہے، اب تمہیں میں تمہاری سوتن سے ملواؤں گا۔ اس کے الفاظ نے جیسے ارہا کے اندر کچھ توڑ دیا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں سے آنسو اس نے پوچھے، اللہ پلیز، میں نے اپنی غلطی مان لی ہے داجی کے سامنے، خود اعتراف کیا، میں شرمندہ ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں ویسا نہیں ہوگا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے پلیز۔ عالم نشاری کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے تجسس آیا، پھر اگلے لمحے وہ سخت لہجے میں بولا، معافی؟
तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें मैं अब सजा दूंगा। तुम कभी पास नहीं आओगी, इसलिए अब तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो उम्र भर तुम्हें याद रहे। वो तड़प कर उठी और कदम आगे बढ़ाए। डाला, खुदा के लिए ऐसा ना कहे, मैं वाकई पछता रही हूँ। आलम निशानी ने एक कदम पीछे हटाया, चेहरे पर अजनबियत उतर आई। पछतावा देर से आने वाली अकल का दूसरा नाम मेरा। अब तुम बस वो करो जो मैं कह रहा हूँ, खुद को तैयार करो, कल सवेरे ताजी तुम्हें इतला दे देंगे। इरा के आंसू बेकाबू हो गए, वो घुटनों के बल बैठ गई। खाला, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। आप जानते हैं, मैंने कभी दादी के खिलाफ बात नहीं की, बस एक गलती समझकर माफ कर देना। आलम नशारी का चेहरा सख्त हुआ। वो सिर्फ इतना बोला, और एक गलती ही इंसान की सारी जिंदगी की गलतियां बदल देती हैं, जो अब तुम्हारी बदलेगी। ये कहकर वो मुड़ गया। उसके जूतों की आहट आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रही थी। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में सिर्फ इरा की सिसकियां गूंज रही थी। वो अपनी दुपट्टे का किनारा आंखों पर रख के दीवार से लगकर बैठ गई, जैसे रोशनी से भी पनाह मांग रही हो। खिड़की से चांदनी अब उसके चेहरे पर पड़ रही थी, सफेद, ठंडी और बेरहम। और फिर अचानक इरा को न जाने क्या हुआ, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सर चकराया और अगली लम्हे वो बेसुध होकर जमीन बोस हो गई। है उसी वक्त दरवाजा फिर खुला और आलम नशारी, जो न जाने क्यों वापस पलटा था, उसने इरा को गिरते देखा तो बिजली की सरत से आगे बढ़ा, उसको अपनी मेहरबान बाजों में थाम लिया। इरा बिल्कुल बेहोश थी, चेहरा पीला पड़ गया था। आलम नशारी ने एक लम्हे को उसे देखा, फिर आहिस्ता से उसे उठाया और बेड पर ले जाकर लुटा दिया। उसने आवाज दी तो बाहर से शान से और दो तीन और घर वाले दौड़े हुए चले आए। क्या हुआ इसे? शानजे ने इरा का चेहरा देखा और घबरा कर बोली, ये बेहोश हो गई है, पानी लाओ जल्दी। आलिम ने हुक्मिया लहजे में कहा। वो लाजमा पानी लेकर आई। उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखी गई। आलम नशारी कमरे के कोने में खामोशी से खड़ा सब देख रहा था। चेहरे पर वही सख्ती थी, मगर आंखों में हल्की सी बेचैनी की झलक भी थी, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। चंद मिनटों बाद इरा की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुली। फिर जैसे ही छत पर नजर गई, वो घबराते हुए चेहरे का हुजूम उठने लगी तो शानसे ने सहारा दिया। चीको इरा। इरा ने सर हिलाया, मगर अगले लम्हे नजर कमरे के कोने में गई, जहां आलम निशारी दीवार से टेक लगाए खड़ा था और आंखें उसी पर टिकी थी। इरा की आंखें भर आई, वो फिर से रोने लगी। शानसे ने पूछा, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? मगर इरा ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। आलम निशानी ने कमरे में जमा सब लोगों को देखा और सख्त आवाज में बोला, सब बाहर जाए। उसका गुस्सा और हुक्मिया अंदाज देखकर सब लोग एक एक करके निकलने लगे। शानसे ने इरा की तरफ देखा, मगर आलम निशारी की निगाह ने उसे भी बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में सिर्फ वो दोनों ही रह गए। आलम नशारी आहिस्ता से चलता बेड के करीब आया और नीचे बैठ गया। इरा ने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। सिसकियां जारी थी। आलम नशारी ने आहिस्ता से कहा, इरा। आवाज में पहले वाली सख्ती नहीं थी। इरा ने जवाब नहीं दिया, फिर बोला, सुनो, मुझे आंसू बंद करो, मेरी बात सुनो। इरा ने सर हल्का सा मोड़ा और भीगी आंखों से उसे देखा। आलम नशारी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो मैंने कहा वो सब सजा देने के लिए नहीं था। सोतन वाली बात झूठ थी, सिर्फ तुम्हें डराना चाहता था ताकि आइंदा ऐसी हरकत ना करो। इरा की आंखें फैल गई, मगर आंसू फिर भी न रुके। तो फिर आपने ऐसा कहा क्यों? आलिम निशानी ने हल्की सी सांसते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारी ये नादानियां बंद होनी चाहिए। इरा, मुझसे खौफ खाती हो तो ठीक है, मगर एक बात जहन में रखो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अब ये रोना बंद करो, अपना मुंह बंद रखना, बाहर जाकर कोई तमाशा नहीं करना, कल निकाह है, खुद को तैयार करो। ये कहकर वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। इरा ने कांपती आवाज में कहा, लाला। वो रुका मगर मुड़ा नहीं। इरा चौंकती हुई बोली, क्या वाकई कोई दुश्मनी नहीं है? आलिम निशानी ने दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा, बगैर पीछे देखे बोला, अगर होती तो तुमसे निकाह क्यों करता? फिर दरवाजा खुला और वो चला गया। इरा देर तक बंद दरवाजे को तकती रही। आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक अनजाना सा सुकून भी उतर आया था। अगला दिन नई उम्मीदों के साथ रोशन हुआ। दादी ने जब उसे सुबह बुलाकर बताया तो वो खूब रोई। उससे बहुत वावेला मचाया, लेकिन दादी के हुक्म के आगे वो बेबस हो गई और निकाह के लिए राजी हो गई। उस अचानक धमाके पर पूरा खानदान हैरान था, लेकिन दादी के हुक्म के आगे किसी ने भी इनकार नहीं किया। तमाम तैयारियां बहुत तेजी में हुई। ड्राइंग रूम के कोने में खुशबुओं का हल्का सा बोझ फैल रहा था। घर के ही फर्द मौजूद थे। दादी सफेद कुर्ते में सोफे पर बैठे, चेहरा मुतमईन, मगर आंखों में हल्की थकन थी।
उनके बराबर आलम नशारी बैठा था। साफ सुथरी सफेद सलवार कमीज, बाल नफासत से जमाए मगर आंखों में ठहरा हुआ एक संजीदापन। मौलवी साहब अपने फाइल खुले सोफे पर बैठे। निकाह नामा तैयार हो चुका था, सिर्फ दुल्हन का इंतजार किया रहा था। चंद लम्हे बाद चांद से हाथ में सहारा दिए इरा को अंदर लाई। वो दुल्हन के लिबास में थी मगर उसका रंग जैसे तमाम खुशियों से आरी था। आंखों के किनारे सुर्ख चेहरा, पीला दुपट्टा आधे चेहरे पर ढलका हुआ, जिसे वो अपनी में किसी और की जिंदगी मिलाकर बिठा दी गई हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती आलम मिशारी के बराबर जा बैठी। कमरे में दबी दबी सरगोशियां थी। आलम मिशारी ने एक लम्हे को सर मोड़कर उसकी तरफ देखा, मगर इरा की निगाहें कालीन में घड़ी रही। मौलवी साहब ने अपनी ऐनक सीधी की और नरम मगर संजीदा आवाज में बोले, समी साहब निकाह शुरू करें। उन्होंने सर को हल्की सी जंबिश दी। मौलवी साहब ने इरा को देखते हुए कहा, इरहा बिनते रियाज, आपका निकाह आलिम बिन जमान से किया जाता है। महर 50 लाख मुकर्रर। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इरहा के होंठ कांपे। उसने धीरे से नजरें उठाई। दाजी को देखा जो मोहब्बत भरे इत्मीनान से उसे दिख रहे थे। उसके अंदर जैसे कुछ टूट गया। उसे सर झुका लिया। आंसू दुपट्टे के नीचे छुप गए। आवाज बारी थी, कबूल है। मौलवी साहब ने एक लम्हा ठहर कर दोबारा कहा, इरहा बिनते रियाज, क्या आपको ये निकाह कबूल है? इस बार उसकी आवाज भीग गई। आंसू रुखसारों पर बह निकले। कबूल है। तीसरी बार जब सवाल दोहराया गया तो पूरे कमरे में उसकी सिसकी साफ सुनाई दी, कबूल है। मौलवी साहब ने कदम उठाया। चंद सतरें लिखी, फिर नजर आलिम लशारी की तरफ उठाई। आलिम बिन जमाल, क्या आपको ये निकाह इरहा बिनत रियाज से कबूल है? आलिम लशारी के चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया। उसे धीमे मगर पूरे एतमाद भरे लहजे में कहा, कबूल है। मौलवी साहब ने तीनों बार यही सवाल दोहराया और हर बार वही संजीदा यकसा जवाब मिला, कबूल है। कमरे में धीमी सी सरगोशियां उठी। मौलवी साहब ने हाथ उठाकर दुआ के अल्फाज गूंजे, अल्लाह ताला इस रिश्ते में बरकत दे, मोहब्बत पैदा करे और इनके दरमियान खैर आफियत रखे। सबने आमीन कहा मगर इरहा की आंखों में सिर्फ खामोशी थी और वो सर झुकाए बैठी रही। उंगलियां दुपट्टे के किनारे से खिल रही थी। दाजी ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में नरमी थी। बस बेटी, सब ठीक हो गया, अब तुम हमारी जिम्मेदारी से आजाद हो। इरहा ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ सर हिलाया। आलम निशारी ने नजरें हटाई और होले से सोफे के बाजू पर उंगलियां बजाई। उसके चेहरे पर अजीब इत्मीनान था, जैसे कोई अधूरा फैसला मुकम्मल हो गया हो। निकाह मुकम्मल हो चुका था। हर तरफ मुबारकबाद की सदा गूंज रही थी, लेकिन एक दिल था जिसमें कई तरह के अंधेरे थे। निकाह के बाद उसे सीधा आलम नशारी के कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरे में हल्की जर्द रोशनी थी और महकदार गुलाब की पत्तियों की खुशबू फिजा में घुली हुई थी। बाहर रात गहरी हो चुकी थी और हवेली में आहिस्ता आहिस्ता सुनाटा छा रहा था। इरहा सुर्ख लहंगा पहने कमरे में दाखिल हुई, मगर आलम नशारी को देखकर उसके कदम जम गए। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। इरहा ने एक लम्हा सोचा, फिर आहिस्ता से वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। वॉशरूम में आते ही उसकी आंखें भर आई। आईने में अपना अक्स देखा तो खुद को पहचान नहीं पाई। सुर्ख लहंगे में सजी दुल्हन जिसकी आंखें सूजी हुई थी और लबों पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी और ये दर्द उसके सीने में पत्थर की तरह धंसा हुआ था। आंसू आहिस्ता आहिस्ता गालों पर बहने लगे। उसने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि आवाज बाहर ना जाए और खामोशी से रोती रही। कितना वक्त गुजरा उसे खुद पता नहीं चला। बाहर कमरे में आलम नशारी पहले खिड़की के पास खड़ा रहा, फिर सोफे पर बैठ गया। उसे फोन निकाला, कुछ देर स्क्रीन देखी, फिर रख दिया। पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और वापस रख दिया। वक्त गुजरता जा रहा था मगर वॉशरूम का दरवाजा बंद का बंद रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसने एक बार आवाज देने का सोचा, फिर रुक गया। थोड़ी देर और गुजरी तो उठा और वॉशरूम के दरवाजे के करीब आया। उसे हल्के से दस्तक दी मगर अंदर से कोई जवाब न आया। उसे दोबारा दस्तक दी। इरहा ने अंदर से आवाज दबा ली मगर सिसकी छुप नहीं पाई। आलम निशानी ने दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा और आहिस्ता से खोल दिया। अंदर का मंजर देखकर वो एक लम्हे को रुक गया। इरहा वाश बेसिन के सामने खड़ी, सुर्ख लहंगा संभाले एक हाथ से और दूसरे हाथ से आंखें पूछने की कोशिश कर रही थी। उसने आलिम निशारी को देखा तो चौंके फौरन पीछे हटी। आलिम निशारी की नजरें उस पर पड़ी। उसे फौरन नजरें फेर ली क्योंकि इरहा ने दुपट्टा उतार कर फेंक दिया हुआ था और गहरे शफाफ गले वाला लहंगा पहने वो खड़ी थी। उसकी रानाइयां और गर्दन का हुसन बिल्कुल आया था। आलम निशारी ने सख्ती से नजरें दरवाजे की तरफ कर ली और खराते हुए कहा, कमरे में जाओ अभी।
इरहा ने घबरा कर अपने लहंगे का दामन संभाला और कांपती आवाज में बोली, मेरा दुपट्टा। आलिम निशानी ने बगैर उसकी तरफ देखे दरवाजे के पीछे लटका दुपट्टा उठाया और पीछे की तरफ बढ़ा दिया। इरहा ने लड़ते हाथों से दुपट्टा लिया और तेजी से ओढ़ लिया। आलिम निशानी ने फिर सख्त लहजे में कहा, अब निकलो यहाँ से और कमरे में जाओ। इरहा की आंखों में आंसू थे। वो जाना नहीं चाहती थी, फिर पर रोती हुई गीली लहंगे के दामन को संभालती बाहर निकली। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जज्बात का बोझ उठाए और बेड की गैयावर वहां पहुंच गई। उधर इरहा के किनारे पर बैठ के बैठ गई वो। दुपट्टा कंधे पर ठरका हुआ, आंखें अभी तक नम थी, हाथ गोद में खामोश पड़े थे। उसे वॉशरूम से निकालने के बाद आलम निशारी कुर्सी पर बैठा, मगर उसकी नजरें इरहा पर थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वो खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। वो उठा और आहिस्ता से चलकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर दरख्तों के पत्ते हवा में सरसरा रहे थे और चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान पर मौजूद था। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने बगैर मुड़े आहिस्ता से कहा, इरा। इरा ने सर उठाया मगर कुछ नहीं बोली। आलिम निशारी मुड़ा और उसकी तरफ आया, फिर बेड के करीब जमीन पर बैठ गया ताकि उसकी नजरें इरा की नजर से नीचे हो। इरा ने हैरत से उसे देखा। उसे तवक्का नहीं थी क्यों ऐसा करेगा। आलिम निशारी ने आहिस्ता से कहा, मैंने जो किया वो ठीक नहीं था। इरा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा कि नहीं था कि अल्फाज उसके मुंह से निकलेंगे। आलिम निशारी ने सांस ली और आगे बोला, रात मैंने तुम्हें डराया धमकाया, सोतन का भी झूठ बोला, वॉशरूम में तुम्हारी हालत देखी और फिर भी सख्ती से बात की। ये सब गलत था। इरा के गले में कुछ अटक गया। वो पल के चिपकाना भी भूल गई। आलिम निशारी ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम पहले ही टूटी हुई थी, माँ बाप नहीं है, ये शादी तुम्हारी मर्जी से भी नहीं हुई है, ऊपर से मैंने और बोझ डाल दिया, मुझे माफ कर दो। ये आखिरी दो अल्फाज इतनी आहिस्ता और इतने सच्चे थे कि इरा की आंखों से आंसू खुद ब खुद बह निकले। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर आवाज ही नहीं निकली। आलिम निशानी ने उसके आंसू देखकर धीरे से बोला, रो मत, मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ सहा है, आज की रात भी बहुत मुश्किल थी तुम्हारे लिए, मगर इरा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इरा ने कांपते होठों से आहिस्ता से कहा, आपने कहा था सौतन है। आलम निशानी ने हल्की सांस ली और बोला, झूठ था, सिर्फ तुम्हें डराने के लिए कहा था। कोई नहीं इरा, कोई नहीं था और कोई नहीं होगा। इरा के सीने से जैसे एक बहुत भारी बोझ हट गया। वो खामोश रही मगर आंखों में जो खौफ था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। आलिम निशानी उठा और बेड की दूसरी तरफ जाकर बैठा और बोला, एक बात बताओ मुझे। इरा ने उसकी तरफ देखा। वो बोला, तुम हमेशा इतनी शरारतें करती थी, मुझे तंग करती थी, झूठ बोलती थी, तो क्या कभी सोचा था मैं तुम्हारी परवाह भी करता हूँ? इरा ने झट से सर हिलाया, नहीं, अब तो हमेशा डांटते थे। आलिम निशारी ने हल्का सा हंसते हुए कहा, डांटना भी एक तरह की परवाह होती है इरा, जिसे जानते नहीं उसे डांटते नहीं। इरा ने उसे देखा और पहली बार महसूस किया कि जो आदमी हमेशा सख्त और दूर लगता था वो शायद इतना दूर था नहीं, बस वास्ता समझने का था। आलिम निशारी ने आहिस्ता से कहा, इरा, मैं ये नहीं कहता कि सब आसान होगा या सब अच्छा होगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लम्हे मुश्किल भी होते हैं, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इरा की आंखों में फिर से नमी आ गई, मगर फिर इस बार आंसू खौफ के नहीं थे। ये कुछ और था जिसे वो अभी समझ नहीं पा रही थी, मगर महसूस जरूर कर रही थी। उसे आहिस्ता से पूछा, क्या आप वाकई बचता रहे जो आपने कहा? आलिम निशानी ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद कभी माफ ना करता, मगर तुमसे माफी मांग रहा हूँ क्योंकि तुम वो नहीं जो तू सख्ती की हकदार हो। इरा ने दुपट्टे का किनारा उंगलियों में दबा लिया और आहिस्ता से बोली, मैंने भी गलती की थी, झूठ बोला था, हवेली में हंगामा किया। आलिम निशारी ने मुस्कुरा कर कहा, वो तुम्हारी पुरानी गलती थी और इसकी सजा भी हो गई अब, और साफ बराबर आज के बाद नई शुरुआत है। इरा ने उसकी आंखों में देखा और दिल में कुछ पिघलने लगा। वो आदमी जिससे वो हमेशा डरती थी आज उसके सामने इतना सादा, इतना सच्चा लग रहा था, जैसे वो पहली बार से दिख रही हो। आलिम निशारी ने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, एक मौका दो मुझे साबित करने का कि मैं वो नहीं हूँ जो तुमने आज रात समझा। इरा ने एक लम्हा उसके हाथ को देखा, फिर आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। आलम निशारी ने उसका हाथ थामा, उसकी गर्मी महसूस की, जैसे कोई ठंडी चीज किसी गर्म पनाह में समा गई हो। कुछ देर वो यूं ही खामोश बैठे रहे। बाहर हवा चल रही थी, पर्दे हल्के हल्के से हिल रहे थे।
और कमरे में अगरबत्ती की खुशबू आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। इरहा ने आहिस्ता से कहा, सुनिए। आलिम बेचारे ने उसकी तरफ देखा। इरहा बोले, मुझे अम्मी बहुत याद आ रही है। उसकी आवाज़ बाहर आ गई। आलिम निशानी ने उसका हाथ थोड़ा मजबूती से थमा और बोला, जानता हूँ आज की रात उनकी याद सबसे ज़्यादा आती है। इरहा ने आंखें बंद कर दी और आंसू गालों पर बह निकले। आलिम निशानी ने आहिस्ता से कहा, वो देख रही है इरहा, और खुश है क्योंकि उनकी बेटी महफूज हाथों में है। इरहा ने आंखें खोली और उसको देखा। वो पहली बार उसने दिल से कहा कि शायद ये सच है, शायद बाकी सब ठीक हो जाएगा। आलिम निशानी ने उसके आंसू अपने अंगूठे से पूछे और नरम आवाज में बोला, चलो अब सो जाओ, कल सुबह हमें शहर भी जाना है और दादी को अलविदा भी कहना है, और मैंने तुमसे वादा किया कि हर हफ्ते वापस आएंगे। इरहा ने आहिस्ता से सर हिलाया और लेट गई। आलिम निशानी ने उसके सर के करीब बैठकर आहिस्ता से उसके बालों पर हाथ फेरा, जैसे कोई थके हुए बच्चे को सुला रहा हो। इरहा की आंखें अब बाहरी होने लगी। रात भर के आंसुओं और थकन ने उसे घेर लिया था। उसे नहीं मालूम था कि कब उसकी सांसें गहरी हो गई और वो सो गई। मगर सोने से पहले उसके दिल में जो आखिरी एहसास था वो खौफ नहीं था, वो एक हल्का सा सुकून था, एक अनजानी मगर सच्ची गरमाइश थी जो आलम निशारी की मौजूदगी से आई थी। और कमरे में चांदनी थी, खामोशी थी, और दो लोग थे जो आज पहली बार एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। और यही कोशिश हर मोहब्बत की पहली ईंट होती है। अगली सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। पर्दे हल्के से हिल रहे थे और बाहर से परिंदों की चहचहाहट कानों में रस घोल रही थी। इरा की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुली। पहले छत नजर आई, फिर खिड़की से आती धूप। फिर उसने महसूस किया कि कोई पास नहीं है। उसे सर घुमाया तो देखा आलम निशारी कुर्सी पर बैठा फोन देख रहा है। बाल हल्के से बिखरे हुए, चेहरे पर रात की थकन के हल्के निशान, मगर आंखों में एक सुकून था। इरहा ने उसे देखा, फिर फौरी नजरें फेर ली। गालों पर सुर्खी आ गई। वो आहिस्ता से उठकर बैठ गई और दुपट्टा ठीक करने लगी। आलिम निशानी ने फोन नीचे रखा और बोला, उठ गई? इरहा ने आहिस्ता से हाँ किया और नजरें नीचे रखी। आलिम निशानी उठा और मेज पर रखा पानी का गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। लो, पहले पानी पियो। इरहा ने कांपते हाथों से गिलास लिया और एक घूंट पिया। आलिम निशानी वापस कुर्सी पर बैठ गया और बोला, कैसा महसूस हो रहा है? इरहा ने आहिस्ता से कहा, ठीक हूँ। आलिम निशानी ने उसे देखा और हल्के से बोला, रात बहुत रोना हुआ, थकन हो गई होगी ना? इरहा ने सर झुका लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और शानजे की आवाज आई, इरहा, मैं आ जाओ। इरहा ने आलम निशारी की तरफ देखा। उसने सर हिलाया। इरहा ने कहा, आ जाओ बाजी। दरवाजा खुला और शानजे अंदर दाखिल हुई। हाथ में नाश्ते की ट्रे थी, चेहरे पर मुस्कुराहट, मगर आंखें इरहा का जायजा ले रही थी। उसे ट्रे मेज पर रखी और इरहा के पास बैठ गई और आहिस्ता से बोली, कैसी है मेरी बच्ची? इरहा की आंखें भर आई। बाजी की आवाज में वो ममता थी जो उसे हमेशा कमजोर कर देती थी। शानजे ने उसका हाथ थामा और धीरे से हंसते रखा, लगता है रात भर जबरदस्ती की शादी के गम में रोती रही हो, आंखें बता रही हैं सब। इरहा ने नाक सुखेड़ी और बोली, बाजी आप भी? शानसे ने उसके गाल पर चुटकी रखा। हाँ, मैं ही पूछूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी बाजी हूँ और मुझे सब पता होता है। शानजे ने एक लम्हा दोनों को देखा, फिर मुस्कुरा दी। सुनो इरहा, ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा अपना बंदा है, इससे डरना बंद करो, समझी? इरहा ने शर्मा कर नजरें झुका दी और शान से हंस दी। उसने ट्रे की तरफ इशारा किया और बोली, पहले नाश्ता करो फिर तैयार हो जाओ, दादी इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारा सामान भी पैक कर दिया है, शहर जाना है ना? ये कहकर शानजी उठी और बाहर चली गई। कमरे में फिर खामोशी आ गई, मगर इस बार ये खामोशी भोजन नहीं थी। आलम निशारी ने ट्रे इरा की तरफ बढ़ाई और बोला, खाओ। इरा ने आहिस्ता से पराठे का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाला। आलम निशारी ने चाय का कप उठाया और इरा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, कल मैंने कहा था कि तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा, मगर शान से पहले आ गई। इरा ने हल्के से कहा, कोई बात नहीं। आलिम निशारी ने आहिस्ता से कहा, बोला, शहर में बनाऊंगा हर सुबह। इरा के लबों पर एक छोटी सी झूठी मुस्कुराहट आई। वो छुपाने की कोशिश करती रही मगर छुप नहीं पाई। नाश्ते के बाद इरा तैयार हुई। शानजे ने उसके बाल बनाए और हल्की सुर्ख जोड़ी पहनाई। आईने में इरा ने खुद को देखा तो आंखें अभी तक सूजी हुई थी, मगर चेहरे पर कल रात वाला खौफ नहीं था। शानजे ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, खूबसूरत लग रही हो। इरा ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। जब सामान गाड़ी में रखा जा रहा था तो इरा दादी के कमरे में गई। समी साहब सोफे पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। इरा को देखकर उनका चेहरा खिल उठा। आओ आओ बेटा। इरा आहिस्ता से उनके पास बैठ गई।
ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ داجی آنکھیں بھر آئے اور آواز کام گئی، میری لاڈلی جا رہی ہے نا؟ سمیع صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹا جہاں جاؤ خوش رہو، مطمئن رہو، اور یاد رکھو یہ حویلی ہمیشہ تمہاری ہے۔ ایرا نے ان کے ہاتھ چھوئے اور آنسو پوچھتے بولی، داجی اب دوائی ٹائم پر لیں گے نا، اور کھانا بھی ٹھیک سے کھائیں گے نا؟ سمیع صاحب ہنس دیے اور بولے، تم جاؤ گی تو کون نہیں پوچھے گا، لیکن عالم ہے نا، وہ فون کر کے پوچھ لے گا۔ ایرا نے مسکرا کر کہا، میں خود بھی روز فون کروں گی داجی۔ سمیع صاحب کی آنکھیں نم ہوئی، انہوں نے اسے گلے لگایا اور دعا دی، خوش رہو میری جان، اللہ تمہیں ہر خوشی دے۔ جب ارہا باہر نکلی تو عالم نشاری دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے ارہا کی سرخ آنکھیں دیکھی اور بغیر کچھ کہے آہستہ سے اس کے ہاتھ میں رومال تھما دیا۔ ارہا نے آنکھیں پونچھی اور شانزے سے آخری بار گلے ملی۔ شانزے نے کان میں بولا، خیال رکھو اپنا، اور اسے بھی خوش رکھو، اتنا بوڑھا نہیں ہے جتنا دکھتا ہے۔ ارہا نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا، باجی آپ بھی۔ گاڑی چلی گئی تو ارہا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حویلی کے دروازے پر سمیع صاحب اور شانزے کھڑے تھے، ہاتھ ہلا رہے تھے۔ ارہا کی آنکھیں پھر بھر آئی، اس نے منہ دوسری طرف کر دیا تاکہ آنسو چھپ جائے، مگر عالم نشاری نے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بغیر گاڑی سے نظریں ہٹائے آہستہ سے کہا، ہر ہفتے آئیں گے، وعدہ ہے۔ ارہا نے آہستہ سے ہاں کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ راستے میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ارہا نے دھیرے سے کہا، شہر میں ہمارا گھر کیسا ہے؟ عالم نشاری نے کہا، بہت مصروف، بہت شور والی جگہ پر ہے۔ ارہا نے آہستہ سے کہا، مجھے شور پسند نہیں ہے۔ عالم نشاری نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، جانتا ہوں، اس لیے گھر ایسی جگہ لیا ہے جہاں سے پارک نظر آتا ہے اور صبح پرندوں کی آوازیں آتی ہیں۔ ارہا نے ارے سے اس کی طرف دیکھا، بولی، واقعی؟ عالم نشاری نے سڑک پر نظریں رکھتے ہوئے کہا، تم سے پہلے میں سوچ نہیں رہا، مگر جب فیصلہ ہوا تو سوچنے لگا کہ تمہیں کیا اچھا لگے گا۔ ارہا کے دل میں کچھ پگھلا، اس نے نظریں کھڑکی کی طرف کر لی، ہونٹ دبا لیا تاکہ مسکراہٹ بہت بری نہ ہو جائے۔ جب شہر آیا اور گاڑی ایک پرسکون گلی میں رکی تو ارہا نے باہر جھانک کر دیکھا، سامنے خوبصورت گھر تھا، باہر چھوٹا سا باغیچہ اور دور ہری ہری درختوں والی پارک نظر آ رہی تھی۔ عالم نشاری نے گاڑی بند کی اور ارہا کی طرف دیکھا۔ ارہا گھر کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ عالم نشاری نے آہستہ سے پوچھا، کیسا لگا؟ ارہا نے مسکرا کر کہا، اچھا ہے۔ عالم نشاری نے گاڑی سے اتر کر ارہا کی طرف کا دروازہ کھولا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ ارہا نے ایک لمحے میں اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ اس میں دے دیا اور گاڑی سے اتری۔ گھر کا دروازہ کھلا تو اندر ہلکی خوشبو تھی، سادہ مگر سلیقے سے سجا کر تھا۔ کھڑکیوں سے باہر کا سبزہ نظر آ رہا تھا اور صبح کی دھوپ ہر کمرے میں بھری ہوئی تھی۔ ارہا نے ایک ایک چیز دیکھی اور دل میں محسوس کیا کہ یہ جگہ اجنبی نہیں لگ رہی۔ عالم نشاری نے پیچھے سے آہستہ سے کہا، یہ تمہارا گھر ہے ارہا، جیسے چاہو بدلو، جیسے چاہو سجاؤ۔ ارہا نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا اور پہلی بار بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی جھجک کے آہستہ سے بولی، شکریہ۔ عالم نشاری نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، شکریہ کیسا، یہ تمہارا حق ہے۔ باہر سے ہوا کا ایک نرم جھونکا آیا، پرندے ہلکے ہیلے اور صبح کی دھوپ ارہا کے چہرے پر پڑی اور اس روشنی میں وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ عالم نشاری نے ایک لمحے کو نظریں پھیری اور دل میں کہا، شاید داجی درست تھے، شاید یہ وہ انسان تھی جس کے بغیر یہ گھر نہیں لگتا اور زندگی میں روشنی نہیں آتی جو آج اس کمرے میں بھری ہوئی تھی۔